नाउ वी हैव मूव्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, और मैं आगे का लेक्चर में मैं प्रस्थान कर चुका हूँ और फिर से आपका स्वागत है। और इस इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ा करके जो हम लोग नया टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। जो भी हमारा कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो उसका क्या होगा, एक अपना रेसिस्टेंस होगा जी। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस आपको बताया था ना कि प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल थ्रू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज फ्लो करता है इधर उसको अपोजिट साइड में ढकेलता है रेसिस्टेंस। तो वही रेसिस्टेंस उस कंडक्टर का है। बट ऐसा क्या क्या चीज है जो रेसिस्टेंस को प्रभावित कर सकता है? कहने का क्या अर्थ है कि क्या है जिस पे रेसिस्टेंस कभी बढ़ सकता है और घट भी सकता है जब मैं उसके साथ कुछ करता हूं उसी कंडक्टिंग वायर के साथ। तब तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। और चलो जानते हैं, तो लिखेंगे कुछ फैक्टर है कि फ्लोइंग are the factors flowing are the factors on which resistance of a wire resistance of a conductor depends as, जो कुछ निम्नलिखित फैक्टर्स है जिसके चलते ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स करता है एज, यानी कि जैसे कि कुछ निम्नलिखित लिखा रहा हूं जिस पे क्या होगा कि जो भी रेसिस्टेंस है हमारा कंडक्टर का वो डिपेंड करेगा। तो पहला बात यह है कि डिपेंड करता है वो है लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो हमारा कंडक्टर लिए हैं उसका लंबाई क्या है, लंबाई इतना है या फिर इतना लंबा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा ये रेसिस्टेंस। नंबर वन ये। एंड द सेकंड वन इज दैट area of cross sectional of a conductor, या फिर इसको इसी एरिया को, लेंथ का मतलब हुआ लंबाई कि कितना लंबाई, इतना लंबा या फिर इतना लंबा। एरिया तो जान ही रहे हैं एरिया क्या हुआ, या फिर इसी को ऐसे ही बोलते हैं थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर का क्या थिकनेस है उसके ऊपर भी हमारा ये रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। आपके मन में चल रहा होगा ये थिकनेस क्या बोल रहा है, समझ में आता है कुछ कुछ मोटाई जैसा, कुछ चौड़ाई जैसा बोल रहा है। तो देखिए सपोज दैट ये तो मार्कर है, प्लास्टिक का, बट मान लीजिए कि ये कंडक्टर है तो थिकनेस आपको समझ दो। ये जो मार्कर आप देख रहे हैं ना, ये मार्कर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कुछ यहां से लेकर के यहां तक ब्लैक कर दिया, यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम लोग थिकनेस बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कौन, तो हमारा रेसिस्टेंस। समझ गए? जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसका अर्थ यह है स्टूडेंट कि जो हमारा कंडक्टर बना है वो किस चीज से आखिरकार बना है ना जी? कैसा धातु का इस्तेमाल किया गया, इट मींस कैसा मेटल का इस्तेमाल किया गया। मेटल का हिंदी होता है, एलिमेंट्स का हिंदी होता है धातु वगैरह से, कि कौन सा एलिमेंट्स को सिलेक्शन किया गया है, आयरन का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर वायर है या फिर सिल्वर वायर है। आपको बताया था ना कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक उसी प्रकार से कि जैसा सब्सटेंस को बना रहेगा कुछ उसी प्रकार डिपेंड करेगा। ये नंबर 3। जो नेक्स्ट है हमारा वो है
temperature, that means temperature of the material, temperature of the material, temperature of the conductor. It means कि जो हमारा गिवन टेम्परेचर है स्टूडेंट, उसका क्या तापमान है। अगर ज्यादा तापमान रहेगा तो क्या प्रभाव करेगा हमारा रेसिस्टेंस पर, और अगर कम टेम्परेचर रहेगा तब क्या प्रभाव करेगा। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर होती है। अब मैं क्या करता हूं कि इन सारी चीजों को डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। समझ गए कि आखिरकार लेंथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेचर ऑफ मटेरियल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एंड ठीक उसी प्रकार से टेम्परेचर। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी बट वन बाय वन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन दिस प्लेस। चलिए हो गया। देखिए जो पहला नंबर में है स्टूडेंट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो पहले के बारे में जानते हैं और डिटेल में लेंथ ऑफ द कंडक्टर। We will know about this, तो no problem, let us see। देखिए जो हमारा लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेसिस्टेंस का। समझ गए? तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। जो हमारा गिवन कंडक्टर का रेसिस्टेंस है और उसका जो लेंथ है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रही? डेट मीन्स या फिर डेट इज क्या अर्थ ये हो रहा कि आर रेसिस्टेंस हमारा रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नहीं, हाँ सर बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो वही तो हमने किया है जी, तो आपको पता चल गया ना, अच्छी बात है। इस और इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार जब हम लोग रेसिस्टेंस को डबल करते हैं या फिर लेंथ को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस पर कैसा प्रभाव पड़ता है। उससे पहले ये सारी चीजों को नोट करेगा तब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसी के बारे में जानते हैं और कुछ आगे की बातें मैं बताता हूं। क्योंकि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जब मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा, इसे बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा। यही ना अर्थ हुआ। तो आइए चलिए जानते हैं। जो हमारा पॉइंट लिखने वाली बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि when the length of the wire, length of the conductor is double, अगर दुगना कर देते हैं लेंथ को, then its resistance will also get double। वो भी क्या हो जाएगा, will get double, वो भी दुगना हो जाएगा, है ना जी। और अगर मैं इसी लेंथ को आधा करूंगा, हाफ करूंगा, तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो उसी चीज को लिखवा देते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ, हाल्फ इसको ऐसे ही बोलते हैं हाल्फ, देन its resistance will be half। ये भी आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, कोई स्टूडेंट हमसे पूछेगा कि सर एक बात बताइए सर, अगर अगर मैं लंबा वायर लेता हूं तो हमारा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा? हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा। और अगर छोटा वायर लेता हूं तो रेसिस्टेंस कम होगा? हाँ बिल्कुल कम होगा। इसी बात को जरा सा लिखा दे, लिखेंगे ए लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर का हो चाहे कंडक्टर का हो, बट इसके पास हैज मोर रेसिस्टेंस, इसके पास ज्यादा रेसिस्टेंस रहता है। समझ गए? अब देखिए, ए शॉर्ट वायर या फिर कंडक्टर का ये हैज लेस रेसिस्टेंस, इसके पास कम रहता है रेसिस्टेंस शॉर्ट वायर के पास। पता चल गया ना? चलिए अच्छी बात है। कहीं कंफ्यूजन रहेगा तो कह दीजिएगा, बट उससे पहले लिखिए, मैं सेकंड की ओर भी मूव करूंगा और आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे, इसलिए डोंट वरी, रिलैक्स। चलिए मेंशन कीजिए इसे, लिख लिया, मिटा दें। हमने देखा जी इसके बारे में, तो लेंथ के बारे में, कि लेंथ का जो कंडक्टर का लेंथ है उसके ऊपर कैसे भावी करता है, क्या प्रभाव डालता है। अब जानते हैं कि एरिया के बारे में, कि एरिया आखिरकार किस प्रकार से इफेक्ट करेगा हमारा, ये इसी रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा करते हुए। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, resistance of a bar is inversely proportional to the area of cross section of the conductor। इसी बात को लिखा। तो चलिए देखते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, वायर कहिए चाहे कंडक्टर कहिए, inversely proportional to the cross sectional area of the conductor। देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल लिखा है। क्रॉस सेक्शनल कहने का अर्थ ये होता है कि जो हमारा ये एरिया है स्टूडेंट, इसका जो क्रॉस सेक्शनल है इस छोर से इस छोर तक, यही हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। इस प्रकार से हमने ये लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि इसी थिकनेस के बारे में बात करते हैं। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो इसीलिए मैं लिख दे सकता हूं जी कि दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। नहीं जानते हो? अभी से भी जानो, कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए जान गए, अच्छी बात है। तो अब देखिए अब क्या क्या हो सकता है, यहां से क्या क्या लिख सकते। इसका मतलब ये है इसको बढ़ाएंगे ये हमारा घट जाएगा। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो चलिए जानते हैं और जानते हैं, क्योंकि
जो हमारा रेसिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया को डबल करेंगे रेसिस्टेंस हमारा आधा हो जाएगा, और अगर एरिया को हम लोग घटाए आधा किए तो रेसिस्टेंस हमारा दुगना हो जाए। तो इसी बात को लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको क्लियर हो दे सकता है 1 नंबर में बोर्ड में भी कोई, ठीक है। तो इससे आपको पकड़ होनी चाहिए। आपको लिखा दे रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए, ताकि आप रिवाइज भी कर सकें, बार बार ये लेक्चर अटेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। बस सिर्फ आप इसे यहाँ पर रखिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। एनी हाउ लेट्स हैव अ लुक। लिखूंगा कि इफ एरिया ऑफ ए गिवन बार इज डबल, उसको दुगना कर दिया हूं, देन इट्स रेसिस्टेंस विल गेट हाफ, आधा हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। क्यों, कोई पूछा क्यों? क्यों? तो क्योंकि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, बट मैं यहीं तक लिखता हूं क्योंकि आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया हूं। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, when area of a given वायर, जहां भी मैं एरिया का इस्तेमाल करता हूं इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसा एरिया? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ गया ना, यानी कि थिकनेस की मैं बातें कर रहा हूं। तो जहां भी एरिया इसका मतलब ये। चलिए अच्छी बात है। when the area of a given wire is, वायर या फिर इसको कंडक्टर भी कह सकते हैं, इज हाफ, उसको क्या मैं कर रहा हूं तो आधा कर दे रहा हूं, तब क्या होगा? तो देन इट्स रेसिस्टेंस विल गेट डबल। तो इसका जो रेसिस्टेंस है स्टूडेंट वो कुछ दुगना गति से बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। चलिए अच्छी बात है कि बढ़ जाएगा। अब और जानिए कुछ इसी एरिया के बारे में कि आखिरकार किस प्रकार से प्रभावित करता है। नो प्रॉब्लम, लेट अस। तो देखिए लिखेंगे ए थिक वायर हैज लेस रेसिस्टेंस। थिक का हिंदी होता है मोटा, इसका हिंदी होता है मोटा। तो जो मोटा वायर अगर रहेगा तो उसका रेसिस्टेंस कम रहेगा। सर क्या बोल रहे हैं? वायर का अगर मोटाई यहां से इतना कर दिया तो रेसिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा, लेकिन हम तो ऐसे सोचते हैं कि इसका मोटाई बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। सर सुनो कैसा ऐसा हो रहा है, चूंकि आपने वायर का मोटाई को बढ़ा दिया यानी कि इतना हो गया, इसका मतलब यह है कि इसका एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गया है ना मोटा वायर के पास। तो एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा ना, और एरिया अगर छोटा कर रहे हो, कम कर रहे हो तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा। लेकिन इस केस में थिक का मतलब मोटा, बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया। ये तो पहला उत्तर दिया जिससे आप सेटिस्फाइड हो गए, अच्छी बात है। अब दूसरा आंसर देता हूं मैं। चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना ही हमारा करंट होता है स्टूडेंट, चूंकि हमने एरिया को बढ़ा दिया है, ज्यादा कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो करेगा, और जो भी ज्यादा फ्लो करेगा ना, क्योंकि इसके पास एरिया ज्यादा, कंडक्टर बड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करेंगे ज्यादा, और वो भी आसानी से। और एरिया अगर कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलिजन्स करेगा, यानी कि आपस में टकराएगा और कम फ्लो करेगा और कम इलेक्ट्रॉन्स भी रहेगा उसके पास। ये भी लॉजिकल से आपका डॉट क्लियर कर दिया। चलिए क्लियर कर दिया, अच्छा बात है। क्या बात है सर, क्या बताया? एनी हाउ कूल डाउन, जस्ट काम डाउन। तो उसी प्रकार से इसका
थिक माने एरिया बढ़ा दिया, ये बढ़ गया। अगर लिखूंगा थिन यानी कि पतला वायर इतना था, मोटा लिए थे तो रेजिस्टेंस कम था, लेकिन अब पतला ले लिया हूं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एरिया कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और दूसरा लॉजिकल भी, एरिया कम तो कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना है चार्ज और चार्ज का फ्लो करना है हमारा करंट, तो कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तभी हमारा करंट का भी फ्लो करना होगा। इज इट क्लियर? चलिए अच्छी बात है, तो इसी चीज को नोट किया जाए। नो प्रॉब्लम। लेट अस सी। कोई पूछा क्यों तो बोल देंगे बिकॉज a thick wire has, a thick wire के पास क्या has more cross sectional area, कुछ ज्यादा ही क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट है कि थिन वायर हैज मोर रेसिस्टेंस, because the thin wire has less cross sectional। चलिए ये पॉइंट क्लियर होता है और इसे आप मेंशन करेंगे, और भी मैं कुछ बातें को बताता हूं। चलिए यहां तक लिख लिया है ना? चलिए अच्छी बात है, यहां तक कंप्लीट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर है वह थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, जो हमारा थिकनेस ऑफ द कंडक्टर है वो डायमीटर है, वो डिपेंड्स अपॉन डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। तो इसी बात को मैं लिखूंगा, बट आप यहां तक कंप्लीट कीजिए ताकि मैं इसे मिटा करके अच्छे से आपको लिखवाऊं। नाउ अब इसी एरिया के बारे में आगे बढ़ाते हुए, जो हमारा थिकनेस पर डिपेंड करता है या फिर एरिया क्रॉस सेक्शन का, जो हमारा थिकनेस ऑफ द वायर होता है, कंडक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मेनली या फिर बेसिकली वो है उसका डायमीटर से, या फिर यूं कहिए कि जो थिकनेस डिपेंड करेगा कि डायमीटर पर, कि डायमीटर कितना ज्यादा है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो यहां पे लिखते हैं कि सिंस द थिकनेस ऑफ द वायर इट डिपेंड्स कहिए, या फिर डिपेंड्स नहीं कहो, इसको रिप्रेजेंटेड बोल दो, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायमीटर। डायमीटर पर क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करते हैं डायमीटर से, या फिर उसी पर आश्रित है, थिकनेस का है फिर डायमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अच्छी बात। अब देखिए होता यह है कि एरिया ही हमारा क्या है, यह है थिकनेस, और थिकनेस हमारा क्या है, डायमीटर है। चूंकि हमारा रेसिस्टेंस जो है वो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो हम यानी कि थिकनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है, तो इसी प्रकार से जो हमारा थिकनेस होगा वो डायमीटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। तो इसी बात को लिखेंगे, सो थिकनेस ना लिख करके, सो रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर इज inversely proportional to the square of its diameter। डायमीटर के स्क्वायर के बराबर होगा, दैट इज
ये, और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक बात बताओ जी, यह हमारा रेसिस्टेंस जो है वो स्क्वायर का कैसा है? तो सर इसमें सोचना क्या है सर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है और स्क्वायर है, यानी कि अगर हम एरिया को दुगना करें तो मीटर हमारा 4 गुना कम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे दुगना कर रहे हैं, 2 पुट करेंगे 2r, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यह स्क्वायर ना, तो 2 दूनी 4, यानी कि रेसिस्टेंस दुगना, तो हमारा जो ये डायमीटर है वो कम होगा 4 गुना, यानी कि, या फिर इसको ऐसे भी समझिए कि अगर रेसिस्टेंस को हम लोग दुगना करेंगे, रेसिस्टेंस को अगर डबल करते हैं तो ये हमारा जो ये डायमीटर को अगर दुगना करता हूं तो जो रेसिस्टेंस है वो 4 गुना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूं, बट यहाँ पे 2 गुना 4 यानी कि 4 गुना से कम हुआ, तो ये भी 4 गुना से बढ़ेगा। और अगर यहाँ पे 2 गुना से कम कर रहा हूं, आधा कर रहा हूं, यानी कि आधा, तो जो हमारा ये रेसिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि 2 गुना से कम कर रहे हैं, यानी कि 2 दूनी 4 गुना कम हो रहा है, तो ये भी तो 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, आप समझ गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लिखा जाए, इसको बढ़ाएंगे ये घटेगा, बट स्क्वायर नहीं रहता तो दुगना करते तो ये आधा होता, आधा करते तो ये दुगना होता, बट यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए एक के दुगना करेंगे तो दूसरा का 4 गुना से काम करेगा। समझ गया ना, अच्छी बात है। बार बार बोलता है नहीं समझ में आता है, दिमाग है कि क्या है? समझ गया सर, आगे लिखाइए ना। एनीवेज लेट अस सी, तो देखेंगे, देखो when diameter of a wire is double, then तब क्या होगा? Then its resistance will get 1/4 of its original resistance. क्लियर हो गया, यानी कि 4 गुना से कम हो जाएगा। अब देखिए, if the diameter of the wire is half, आधा कर देते हैं, then its resistance will be 4 times of its original value. तो जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होगा रेसिस्टेंस को, डायमीटर को अगर आधा कर रहा है, तो जितना भी रेसिस्टेंस का ओरिजिनल वैल्यू है वो 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा हमारा रेसिस्टेंस। इसी चीज को लिखा हूं, एक्सप्लेनेशन भी करता हूं, आपको लिखाता हूं भी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हो। इतनी सारी बातों को लिखते हैं, आपने लिखेंगे, फिर मैं नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर मैं चर्चा करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन प्लीज। नाउ अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट इसी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के बारे में, है ना जी, कि जो हमारा कंडक्टर है वो आखिरकार किस प्रकार से प्रभावित करेगा किसको? तो हमारा रेसिस्टेंस को क्लियर होता है ना। तो चलिए जानते हैं
तो कुछ तो है, तो लिखेंगे कि द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर depends upon the nature of material of the substance of which it is made up of, या फिर of which it is made। देखिए जो हमारा रेसिस्टेंस होगा वो डिपेंड करता है इस बात पे भी कि जो हमारा जो वायर बना है, तार बना है, जस्ट लाइक ए तार कहिए चाहे तार कहिए, बात एक ही है। वायर्स इंग्लिश में आप क्लियर होता है, माथा करा। तो जो वायर बना है वो किस चीज से बना है, कौन सा एलिमेंट्स, कौन सा मेटल के, क्या कॉपर से बना, क्या सिल्वर से बना, इस बात पर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट। उसी चीज को तो लिखा हूं। जो हमारा कुछ मटेरियल है जिसके पास लो रेसिस्टेंस है, कम रेसिस्टेंस है, लेकिन कुछ के पास हाई रेसिस्टेंस है। जैसा लो रेसिस्टेंस होता है हमारा मेटल्स के पास, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ये सारे के सारे एल्युमिनियम वगैरह, ये सब लो रेसिस्टेंस है, आयरन को इजीली फ्लो करवा। लेकिन कुछ एलॉयज है, जैसे मैं नाइक्रोम वायर है, तो नाइक्रोम वायर क्या है कि उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, समझ गया ना, कम से कम तो 50-60 गुना ज्यादा होगा हमारा लेस रेसिस्टेंस वायर से, यानी कि आयरन वगैरह ये सब से। मैं बोल रहा हूं कि जो नाइक्रोम वायर है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, 50-60 गुना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस के मुकाबले में। नाइक्रोम वायर किससे तुलना कर रहा हूं, तो आयरन, कॉपर, ये सारे के सारे इसी टाइप के कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इसी चीज को मैं लिखवाता हूं आपको, समझ गया ना। तो लिखिए, लिखेंगे कि सम वायर्स या फिर और कंडक्टर हैज लेस रेसिस्टेंस and some has high resistance, और कुछ के पास क्या रहता है जी, ज्यादा रहता है। अब कोई लड़का कहेगा कि कैसे कह रहा है, कुछ एग्जांपल्स वगैरह ये सब दीजिए, तो नो प्रॉब्लम, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, अभी भी जो एग्जांपल लिया नाइक्रोम वायर वगैरह सब, और कुछ मेटल्स वगैरह, आयरन वगैरह सब, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं, समझिए। चलिए देखते हैं, लिखेंगे फॉर एग्जांपल में कि लेट अस कंसीडर two wires having same length and their thickness having same let us having same length and thickness, उसका जो लेंथ है और थिकनेस है वो क्या है कि सेम है, तो ठीक है। बट वन ईच, लेकिन जो एक है वो मेड अप ऑफ कॉपर,
कॉपर वायर, वो एक कॉपर वायर है, एंड द अनदर वन इज नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर। देन वी विल फाइंड दैट, तो हम लोग क्या पाएंगे कि जो नाइक्रोम वायर है वो उसका रेजिस्टेंस 60 गुना ज्यादा है कॉपर वायर के मुकाबले। देन वी विल फाइंड दैट नाइक्रोम वायर हैज 60 टाइम्स ग्रेटर कहिए या फिर मोर रेसिस्टेंस, मोर रेसिस्टेंस देन ए कॉपर वायर। तो किससे तुलना किया है? एक कॉपर वायर के मुकाबले जो हमारा नाइक्रोम का जो वायर है उसका रेसिस्टेंस 60 गुना ज्यादा होगा कॉपर वायर से। तो अब पता चल गया ना स्टूडेंट? हाँ सर, बिल्कुल पता चल गया। अरे सर आप बताएं और पता नहीं चला? चलिए ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो हमने एग्जांपल दिया है आपको, इससे क्या पता चला? इससे पता चला ना कि जो हमारा जो कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है इस बात पे भी कि वो किस चीज से आखिरकार बना। कैसे? क्योंकि अगर हमने इसको बढ़ा दिया है, वायर को अगर लिया नाइक्रोम वायर, एलॉयज है, ये नाइक्रोम वायर क्या है? एलॉयज ही तो है, एलॉयज का फॉर्म। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स जो हमारा कंडक्टर है उसका टेम्परेचर आखिरकार क्या है। आपका डिटेल में पढ़ाएंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें, अपना पेशेंस को खोइएगा नहीं। बट ऑफलाइन भी नहीं हो कि आपको हंसाते हुए चले, इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाएं, वरना जरूर मैं करता। मैं हर एक चीज के मामले में ही क्लियर रहता हूं, समझ गया ना स्टूडेंट? इसीलिए डोंट वरी, बट एनीवेज रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाइए, समझे ना? जी हाँ। Anyway, लेकिन मैं शांत नहीं रहने वाला, मैं शांत हो गया तब तो प्रॉब्लम से। एनीहाउ, तो आइए देखते हैं इसी टेम्परेचर, जो हमारा नेक्स्ट बातें है वो इसी टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर आखिरकार किस प्रकार से इफेक्ट करेगा हमारा इसी रेजिस्टेंस के बारे में। तो नो प्रॉब्लम, लेट्स हैव ए लुक। और चलो देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, प्योर मेटल्स की मैं बात करूं, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर को घटा दें तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। जी हाँ, लिखूंगा कि इफ we increase the temperature of pure metal वायर्स कहिए या फिर कंडक्टर कहिए, then its resistance will also increase। तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी रुकेगा नहीं, वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। या फिर ऐसे लिखिए, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर,
ये देख लिया हमने कि किस प्रकार से इस प्रकार से होता है कंडक्टर पर इफेक्ट ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जब हमने कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज किया तब क्या होगा, देन इट्स रेसिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीज। रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी चीज है जो टेम्परेचर पर किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ एलॉयज है जिसमें नाइक्रोम वायर, मैंगानीज, कॉन्स्टेंटम, इसका बार बनाइएगा तो टेम्परेचर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हीटर का नाम सुने हो तो हीटर में नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस हाई है ताकि गर्म दे, तो करंट तो उतना ही फ्लो करेगा, हीट भी दे रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लिखेंगे इसे भी, लिखेंगे सम alloys like nichrome, manganese, constantan remains almost unaffected by the temperature। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इतनी सारी लिखा है, कोई पूछेगा कि लेकिन कोई ऐसा भी बार बनाइए जो टेम्परेचर से क्या हो, वो प्रभावित ना पड़े। तो कुछ इसी प्रकार से एलॉयज हो गया, जैसा मैं कॉन्स्टेंटम वगैरह ये सब, चलिए ठीक है। तो चूंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि मैं डिटेल में समझाता हूँ, तो पेशेंस बना करके समझिए हर एक बातें को, क्योंकि लड़का उब जाता है तो स्पीड बढ़ा देता है, बट ऐसा करते हैं तो कुछ कुछ शब्द पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स भाई आप अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके की बातें होते रहेगी, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में जब मैं लेकर के आऊंगा तो उसमें रजिस्टिविटी के बारे में आपको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा। बट ये भी लेक्चर जो है वो अगला लेक्चर से रिलेटेड है। लेक्चर वाइज का मतलब ही होता है कि आपने पिछले लेक्चर को अटेंड किया तब इस लेक्चर में अटेंड किए, तो ये लेक्चर देखने के बाद आप फौरन से नेक्स्ट लेक्चर को भी प्रस्थान कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अच्छी बात है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नए अंदाज में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और बस हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए, समझ गए।